नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से जो हमने पीछे जो भी पार्ट्स पढ़े हैं उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आपके लिए जो है पहला क्वेश्चन आपके लिए दी गई युक्तियों में से एक न्यूनतम पावर फैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक मोटर, बी ऑप्शन है आपके लिए चुंबकीय रिले, सी ऑप्शन आपके लिए ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन है कैपेसिटर। दी गई युक्तियों में से एक न्यूनतम पावर फैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके बारे में बताना है आपको। दी गई युक्तियों में से न्यूनतम पावर फैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, ट्रांसफार्मर, चुंबकीय रिले, ये सारे जो हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटरें लगभग पश्चगामी पावर फैक्टर पे काम करती हैं। और लीडिंग कैपेसिटर जो होता है ये हमेशा जो है पावर फैक्टर सुधारता है, दूसरा पावर फैक्टर बढ़ाने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। रेडियो में पसंद की ट्यून के लिए कॉइलों के साथ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के समूह में निम्न में से एक का प्रयोग होता है। रेडियो में हमें पसंद की ट्यून सुननी है तो उसकी कॉइलों में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के समूह में निम्नलिखित को प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस ए है प्रतिरोध, बी ऑप्शन आपके लिए कैपेसिटर, सी ऑप्शन है आपके लिए इंडक्टर और डी ऑप्शन है आपके लिए डायोड। हाँ जी, इसमें से बताइए रेडियो में पसंद की ट्यून। जब हम किसी चैनल को सिलेक्ट करते हैं रेडियो के अंदर पसंद की ट्यून सुनने के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में निम्न में से एक का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे? कैपेसिटर। इसका आंसर जो हो जाएगी कैपेसिटर का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर का यूज करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और बन गया डायोड। डायोड का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में तो बदलता ही है, पीएन डायोड जो हम पढ़ते हैं, पीएन डायोड रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। इसके अलावा रेडियो में डायोड क्या करता है? रेडियो संचार माध्यम में डायोड क्या करता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य भी करता है। रेडियो से हम संबंधित बात कर रहे हैं। रेडियो में जो है संचार माध्यम में डायोड का कार्य है, संचार माध्यम में डायोड करता है मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हिंदी में कहते हैं अधिमिश्रण। और दूसरा ये कार्य करता है डिटेक्शन का कार्य। यानी कि किसी तरंग को डिटेक्ट करने का कार्य करता है, उसमें से अलग करने का कार्य, डिटेक्शन का जो कार्य करता है वो भी एक रेडियो के अंदर संचार माध्यम में जो है डायोड कार्य करती है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा डायोड क्या था? स्विच के रूप में कार्य करता है। डायोड जो है स्विच के रूप में भी कार्य करता है। फॉरवर्ड अवस्था में जब डायोड होती है पीएन डायोड तो बंद स्विच,
क्लोज स्विच यानी कि ऑन स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन जब डायोड रिवर्स अवस्था में होता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ये बातें हम पढ़ते हैं डायोड से संबंधित, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? एक क्वेश्चन और बता दूं, रेडियो टीवी एम्पलीफायर, देखिए यहां से संबंधित है। रेडियो टीवी एम्पलीफायर, इनके लिए जो हम बेस ट्यूनिंग में परिवर्तन के लिए यूज करते हैं वो होते हैं अपने पास प्रतिरोध। प्रतिरोध के रूप में यहां पर होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं हम, विभव मापी। और जो विभव मापी रेडियो टीवी में ज्यादातर यूज किए जाते हैं ड्यूल विभव मापी। डबल विभव मापी जो होते हैं पोटेंशियोमीटर इस प्रकार का होता है। रेडियो टीवी जो होते हैं उनकी जो है आवाज जो है या उनका जो बेस ट्रबल उसको सेट करने के लिए जो इस प्रकार से होता है पोटेंशियोमीटर, जिसे हम घुमाते हैं तो उसके अंदर कार्बन रेजिस्टेंस से बनते हैं ये। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है रेडियो टीवी एम्पलीफायर में पसंद की ट्यून या ट्यूनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है वो होता है पोटेंशियोमीटर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को नियत रखने के लिए, वोल्टेज को नियत रखने के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज की जाती है, तो कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ऑप्शंस ए है पहले के समान, बी ऑप्शन है आधा, सी ऑप्शन है दोगुना, डी ऑप्शन आपके लिए 4 गुना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है। क्लियर? एक्सएल बराबर 2 एफ आई एल है, तो एक्सएल समानुपाती है फ्रीक्वेंसी के। यहां पर फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज थी, उसको क्या कर दिया हमने 2 गुना, तो हमारा एक्सएल भी क्या हो जाएगा 2 गुना। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगी 2 गुना, एक्सएल भी हमारा जो है 2 गुना हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? इसके बाद हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस प्रतिरोध तथा किसका संयोजन है? ऑप्शन ए है रिएक्टेंस, बी ऑप्शन आपके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सी ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डी ऑप्शन आपके लिए संदेह है। इंपीडेंस प्रतिरोध और किसका संयोजन होता है? प्रतिबाधा जो होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, ये हम पढ़ते हैं। तो आरएलसी सर्किट में दोनों ही आ जाएंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव, तो इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर जो है रिएक्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्किट का पावर फैक्टर कोण तथा इंपीडेंस का मान
प्रतिरोध द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि सर्किट का पावर फैक्टर कोण तथा इंपीडेंस का मान प्रतिरोध द्वारा हम प्राप्त करें तो हमें निम्न सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम बात करें तो ऑप्शन ए है आपके लिए R बराबर जेड कॉस फाई, बी ऑप्शन आपके पास R बराबर जेड साइन फाई, सी ऑप्शन है R बराबर जेड बाई कॉस फाई, डी ऑप्शन है R बराबर जेड बाई साइन फाई। इनमें से आपको बताना है प्रतिरोध, प्रतिबाधा और पावर फैक्टर के बीच संबंध क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और पावर फैक्टर के बीच संबंध क्या था, हमने क्या पढ़ा था, cos फाई बराबर R बाई क्या होता है जेड, तो R निकालेंगे तो जेड cos फाई। तो इसकी आंसर हो जाएगी हमारे पास ये वाली ए ऑप्शंस। क्लियर हो गया सभी के। नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जब कॉइल जो होती हैं एसी सप्लाई से जुड़ी होगी तो यह उत्पन्न करेगी, ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है इंडक्टेंस, सी ऑप्शन है कैपेसिटेंस और डी ऑप्शन है रिएक्टेंस। क्या उत्पन्न करेगी, इंडक्टेंस प्रेरण। क्लियर, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, ये उत्पन्न होगा इंडक्टेंस। ये बात ध्यान रखना है, इसका प्रेरण उत्पन्न होगा, सॉरी प्रेरण जो होता है डी आई अपॉन डी टी, जो धारा में परिवर्तन के कारण होगा, इंडक्टेंस उत्पन्न होगी, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कॉइल का इंडक्टेंस निर्भर करता है। कोई भी कॉइल है तो उसकी इंडक्टेंस किस पे निर्भर करेगी, ये ऑप्शंस है लाइनों की संख्या, बी ऑप्शन है कॉइल का क्षेत्रफल, सी ऑप्शन है कॉइल की लंबाई, डी ऑप्शन आपके पास उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, हाँ जी। कॉइल का इंडक्टेंस किस पे निर्भर करेगा, लाइनों की संख्या, कॉइल का क्षेत्रफल, कॉइल की लंबाई, इनमें से किस पे निर्भर करेगा, सभी पर। एक कॉइल जो है उसकी इंडक्टेंस जो होती है वो सभी पर निर्भर करेगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस निर्भर करता है, ऑप्शन ए है सप्लाई की आवृत्ति पर, बी ऑप्शन है आपके लिए कॉइल के प्रतिरोध पर, सी ऑप्शन आपके लिए कॉइल के तार में प्रयुक्त इंसुलेशन।
और डी ऑप्शन है आपके लिए कॉइल द्वारा कॉइल को दी गई वोल्टेज। इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पे निर्भर करती है? सप्लाई की आवृत्ति पर। क्लियर? सप्लाई की आवृत्ति पर भी जो है निर्भर करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा संबंध शक्ति गुणांक के लिए सही है? ऑप्शन ए है cos फाई बराबर PT बटे PA, उसके बाद है cos फाई बराबर PA बटे PT। सी ऑप्शन से आपके लिए cos फाई बराबर PR बटे PT। डी ऑप्शन है cos फाई बराबर PR बाई PA। cos फाई बराबर ट्रू पावर बटे एपरेंट पावर, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, आभासी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति। PR का मतलब तुम्हें पहले बताया था रिएक्टिव पावर बटे ट्रू पावर। अब ये प्रतिकारी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति, प्रतिकारी शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो हम पढ़ते हैं cos फाई बराबर क्या होता है? किलोवाट बटे KVA। ये होती है वास्तविक शक्ति, और वास्तविक शक्ति जो होती है उसे हम लिखते हैं PT, और आभासी शक्ति जो होती है उसे हमने क्या लिखा था? PA, एपरेंट पावर। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगी हमारे पास? cos फाई बराबर PT बाई PA। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? समझ में आ गई सबको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के बीच AC वोल्टेज प्रयुक्त होती है, तो यह कह रहा है जब एक शुद्ध कैपेसिटी परिपथ को AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या घटित होगा? ऑप्शन ए है करंट 90 डिग्री से वोल्टेज से लैग होती है, यानी कि धारा जो है 90 डिग्री एंगल से वोल्टेज से पश्चगामी होती है। दूसरा है करंट वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र से अग्रगामी होती है। सी ऑप्शन है आपके लिए वोल्टेज अर्ध चक्र से धारा से पश्चगामी होगी। डी ऑप्शन है वोल्टेज अर्ध चक्र से धारा से अग्रगामी होगी। हाँ जी, ये ऑप्शन है जब एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा है तो उसमें जो है देखिए हमने ये एक चीज पढ़ी थी, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, लेकिन यहां पे अग्रगामी का ऑप्शन जो है थोड़ा सा उसने घुमा के दिया हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट वोल्टेज से। यहां पे क्या है, वोल्टेज आगे जा रही है, यहां वोल्टेज पीछे जा रही है, लेकिन हम बात करेंगे वहां कोई एंगल नहीं दिया हुआ हमें। तो करंट वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र से अग्रगामी होगी। चतुर्थांश का मतलब हो गया हमारे पास, देखिए एक साइकिल पूरा होने में कितने डिग्री होती हैं? एक 360 डिग्री। एसी का एक चक्कर 360 डिग्री पे कंप्लीट होता है, तो
तो उसका चतुर्थांश करेंगे तो 90 डिग्री। क्लियर? 90 डिग्री पर जो है अग्रगामी होगी, ये ध्यान रखना है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पे जो है लीड करेगी। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आरएलसी सर्किट में, आरएल सर्किट में एक प्रतिरोध और जोड़ देने पर क्या होने वाला है, उसके बारे में कह रहा है। तो वास्तविक शक्ति में वृद्धि होगी, वास्तविक शक्ति में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन कह रहा है कला के कोण में, कला कोण में अंतर कम होगा। सी ऑप्शन है वास्तविक शक्ति में कमी होगी। डी ऑप्शन आपके लिए शक्ति कम होगी। ये कह रहा है कि अगर आरएल सर्किट में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऑप्शन सी है वास्तविक शक्ति में वृद्धि होगी, कला कोण यानी कि धारा और वोल्टेज के बीच जो एंगल है वो कम हो जाएगा। वास्तविक शक्ति में वृद्धि होगी तो यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगाने से फेज एंगल जो होगी धारा और वोल्टेज के बीच वो पहले की तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओमिक प्रतिरोध में से, एक ओमिक प्रतिरोध में से एसी धारा प्रवाहित हो रही है। एक ओमिक प्रतिरोध में से एसी धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध में विद्युत शक्ति, प्रतिरोध में विद्युत शक्ति, प्रतिरोध में विद्युत शक्ति, ऊष्मा, प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को ऊष्मा में परिवर्तन को क्या कहेंगे। एक ओमिक प्रतिरोध में से एसी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध में विद्युत शक्ति जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है आपके लिए प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। बी ऑप्शन लिख लीजिए आप आभासी शक्ति। सी ऑप्शन है वास्तविक शक्ति और डी ऑप्शन है आपके लिए रूपांतरण शक्ति। हाँ जी, आंसर बताइए। आभासी शक्ति एपारेंट, प्रतिघाती रिएक्टिव, वास्तविक शक्ति ट्रू पावर। क्या आंसर हो जाएगी भाई। एक ओमिक प्रतिरोध में से एसी धारा प्रवाहित होगी तो हमें कल ही पढ़ा था कि जो ट्रू पावर होती है वो होती है वी आई कॉस फाई, या हमने क्या लिखा था आई स्क्वायर आर। ये बात तुम्हें लिखवाई थी किलोवाट में, वॉट में होती है तो ये हो जाएगी वास्तविक शक्ति वॉट के अंदर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वॉट, ठीक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिघाती शक्ति निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। प्रतिघाती शक्ति जो है निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके लिए
केवीए इंटू कॉस फाई, बी ऑप्शन है केवीए इंटू साइन फाई, सी ऑप्शन आपके लिए किलोवाट इंटू कॉस फाई, डी ऑप्शन है आपके लिए किलोवाट इंटू साइन फाई। प्रतिघाती शक्ति, प्रति रिएक्टिव पावर क्या था हमारे पास, केवीए इंटू साइन फाई, ये हमने पढ़ा था। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक सर्किट में 3 ओम का प्रतिरोध व 4 ओम का प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि एक्सएल वाला इंडक्टर लगा हुआ है, तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 3/4, बी ऑप्शन है 3/5, सी ऑप्शन आपके पास 5/3, डी ऑप्शन है 4/5। हाँ जी, क्या हो जाएगा आपके लिए, एक सर्किट में 3 ओम का प्रतिरोध, एक्सएल की वैल्यू 4 ओम दी है, तो आपको बताना है इंडक्टर का जो है शक्ति गुणांक क्या था, cos फाई बराबर R/Z। रेजिस्टेंस तो अपने दिया हुआ है 3, हमें Z निकालनी है, तो Z क्या थी हमारे पास, R² प्लस XL², तो हमारे पास आ जाएगा ये 3² 9, और ये हो जाएगा 4², ये हो जाएगा आपके पास 9 + 16 √25 बराबर 5 आ गया आपके पास Z की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3/5। क्लियर, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो पहले वीडियो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।